हेलो, वेलकम बैक टू कॉमर्स एज। मैं हूं शाहनवाज राइन, वन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ कॉमर्स एज। और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे 12th अकाउंट्स के बच्चों के लिए वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड सीरीज ऑन आवर चैनल, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट सीरीज सीजन 2। अब इस सीरीज का मकसद यह है कि आप लोगों को वो सारे टॉपिक्स इजी करके, सिंप्लीफाई करके पढ़ाए जाए जहां पे जनरली 12th अकाउंट्स के बच्चे और 12th के बच्चे जो है, कॉमर्स के हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, वो स्ट्रगल करते हैं। तो मैं इस पूरी सीरीज में आपके साथ रहने वाला हूं, आपको YouTube पे आके पढ़ाता रहूंगा। और वो सारे टॉपिक्स जिसे हमें बहुत डरा दिया जाता है, हमें बताया जाता है कि ये टॉपिक्स बहुत डिफिकल्ट हैं और उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, उसके बावजूद बच्चों को वो चीज नहीं बनती है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब मैं यहां पर आ चुका हूं और मैं इन छोटी छोटी वीडियोस के जरिए आपको बताऊंगा वो सारे कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स 12th अकाउंट्स के, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसे बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और वो एक्चुअली कॉम्प्लेक्स हैं या नहीं है, ये जानेंगे हम इन वीडियोस के जरिए। सो आज का हमारा टॉपिक जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं वो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, जो कि हमारा एक चैप्टर है 12th अकाउंट्स का, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट आज हम कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। ये कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट सीरीज जो है, सीजन 2 जो है, उसमें मैंने 10 वीडियोस को कवर किया है, जिसमें मैं 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने जा रहा हूं। ऑलरेडी आपको प्रोमोज में बता दिया गया है कि हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं। इसी तरीके से आगे और बहुत सारे सीजन्स आएंगे जहां पर मैं आपको आगे के आने वाले चैप्टर्स के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आज हम शुरू कर रहे हैं हमारी पहली वीडियो के साथ। टॉपिक का नाम है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। तो चिपक के बैठिए, वीडियो के साथ जुड़ जाइए इस वीडियो के साथ, और आपको ये पूरी वीडियो एंड तक देखनी है तो पूरी वीडियो कंप्लीट करें। कॉमर्स एज में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स और आपके जितने भी क्लासमेट्स हैं उनके साथ अगर आपको ये वीडियोस पसंद आई, ये सीरीज पसंद आती है, तो शेयर करना ना भूलें। और शुरू करने से पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि कॉमर्स एज अकेला ऐसा ब्रांड है जो कि आपको देता है अनलिमिटेड डाउट क्लियरिंग्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना है, आप हमसे जुड़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे एक्सक्लूसिव टेलीग्राम चैनल पे। तो आज ही जाएं, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें कॉमर्स एज के, जहां पर आपको मिलते हैं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस, कॉमर्स रिलेटेड, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज के ऊपर बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारे अपडेट्स, पोल्स, क्विजेस एंड अ लॉट मोर। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिटेल्स आपकी स्क्रीन के सामने है। टेलीग्राम इंस्टॉल करें और सर्च करें कॉमर्स एज को। प्लस जैसे कि मैंने आपको बोला कि अनलिमिटेड डाउट क्लियरिंग भी आपको दी जाती है, और वो है इस चैनल के जरिए। आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के डाउट क्लियरिंग ग्रुप्स को ज्वाइन करने के लिए हमारे जो ग्रुप्स हैं वो ओपन है और आप सभी बच्चे उसे ज्वाइन कर सकते हैं, इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ही आपको इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज के भी ग्रुप मिल जाएंगे, तो आप इन ग्रुप्स को ज्वाइन करें और आज से शुरू करें अपने डाउट्स को पूछना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना डिले किए हुए इस वीडियो को। और टॉपिक है हमारा फंड बेस्ड अकाउंटिंग। तो अब ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग है क्या, उसको जानने के लिए पहले हमें यह समझना होगा कि फंड बेस्ड क्या है, फंड क्या होता है, पहले हमें यह समझना होगा। ठीक है, तो अगर मैं आपको फंड समझाता हूं, अगर मैं आपको बताऊं कि फंड क्या होता है, तो फंड इज anything, any reserved amount which a organization invest it into some other organization। और वो जो पैसे वो बचाकर रखते हैं, वो बचाकर इसलिए रखते हैं क्योंकि उन्हें फ्यूचर में होने वाली अनसर्टेनिटी से बचना है, लॉसेस से बचना है, वो कवर करना चाहते हैं अपने लॉसेस को। सो हर ऑर्गेनाइजेशन रिजर्व्स एंड सरप्लस के फॉर्म में फंड्स बचाकर रखता है। अब चूंकि हम बात कर रहे हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की, आप सभी को पता है ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो कि प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते, जो कि काम करते हैं सिर्फ और सिर्फ सर्विस मोटो के लिए, वेलफेयर के लिए, सोसाइटी की हेल्प करने के लिए।
तो इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस को चैरिटी के नाम पे, डोनेशंस के नाम पे मिलते हैं बहुत सारे पैसे, और इस अमाउंट को वो सेव कर सकते हैं, और वो सेव कर लेते हैं और उसे बना देते हैं, एक्यूमुलेटेड अमाउंट्स को सेव करके वो बना लेते हैं फंड्स। अब क्योंकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी एक फाइनेंशियल एंटिटी है, एक लीगल एंटिटी है, इसीलिए हमें उसके अकाउंट्स भी बनाने पड़ते हैं, और क्योंकि हम अकाउंट्स के बच्चे हैं तो हमें यह भी जानना होगा कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये अपने पैसे के साथ क्या करते हैं। सो गवर्नमेंट नहीं चाहती कि कोई भी एनपीओ जो है, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोगों से डोनेशन ले और उस पैसे को मिसयूज करे, इसीलिए इनके ऊपर भी गवर्नमेंट के काफी स्ट्रिक्ट नॉर्म्स होते हैं, और उसी के तहत उन्हें ये डिटेल्स दी जाती है कि जो भी वो पैसा सेव कर रहे हैं, जो भी वो अमाउंट एक्यूमुलेट कर रहे हैं फंड के रूप में, उसको वो कैसे अकाउंट करेंगे। तो आज हम पढ़ रहे हैं कि उन फंड्स को कैसे अकाउंट किया जाता है, बुक्स में कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। अगर मैं आपको बताऊं कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग की ऊपर की अगर हम बात करें, तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग इज अकाउंटिंग रिलेटेड टू द फंड्स। What are funds? Funds are the amount which a non-profit organization accumulates by the form of donations, by the form of subscriptions, और उस फंड को वो बचाकर रखते हैं for their future uses। अब वो future uses losses हो सकते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन के खर्चे हो सकते हैं, वो कोई और भी एरियाज हो सकते हैं जहां पर वो स्पेंड कर सकते हैं। अगर हम इनका ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो याद रहे, कोई भी फंड, चाहे वो स्पेसिफिक हो या जनरल हो, अब ये जनरल और स्पेसिफिक क्या होता है वो मैं आपको समझा दूंगा अभी। कोई भी फंड अगर किसी एनपीओ के पास है तो वो उसकी बुक्स में लायबिलिटीज माना जाता है। क्या माना जाता है? लायबिलिटीज माना जाता है। अब आप बोलेंगे लायबिलिटीज क्यों माना जाता है? बिकॉज जैसे कि एक सोल प्रोप्राइटरशिप में जो कैपिटल होती है वो सोल प्रोप्राइटर की होती है, वो कैपिटल वो लायबिलिटी में क्यों दिखाता है? क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि द बिजनेस इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड द ओनर इज अ डिफरेंट एंटिटी। तो ओनर ने जो भी अमाउंट इन्वेस्ट किया है उसे बिजनेस एक लायबिलिटी मानकर चलता है। वैसे ही एनपीओ के पास जो एक्यूमुलेटेड फंड्स हैं वो एनपीओ के एक काइंड ऑफ कैपिटल्स ही है। ठीक है, अगर हम जनरल फंड्स की बात करें तो वो कैपिटल है, और स्पेसिफिक फंड्स की बात करें तो वो कैपिटल नहीं, वो तो स्पेसिफिकली लायबिलिटीज ही हैं। तो फंड्स क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के पास है और ऑर्गेनाइजेशन लायबल है उस फंड को यूज करने के लिए, उस फंड को वो अपने घर नहीं ले जा सकते, मतलब मेंबर्स उसे विथड्रॉ नहीं कर सकते, वो फंड बुक्स में ही रहेगा इसीलिए। और उतना वैल्यू जो है वो ऑलरेडी कैश और बैंक में एडेड है, तो हम लायबिलिटी साइड पे दिखाते हैं फंड्स को। तो कोई भी फंड हो, हमेशा याद रखना उसे लायबिलिटी माना जाता है। फंड जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से फंड होते हैं? फंड हो सकते हैं या तो जनरल, या तो कोई फंड जनरल फंड हो सकता है, या फिर कोई फंड स्पेसिफिक हो सकता है। ठीक है, एक फंड होता है जनरल और एक फंड होता है स्पेसिफिक। अगर मैं बात करूं जनरल और स्पेसिफिक फंड्स के डिफरेंशिएशन की, तो जैसे कि नाम बता रहा है जनरल फंड। जनरल फंड का मतलब क्या हुआ? ऐसे फंड्स जिनको यूज करने पे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो एनपीओ है, वो उस फंड को अकॉर्डिंग टू देयर यूसेज, अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स कहीं पे भी यूज कर सकता है। वो सैलरीज बांट सकता है, वो कंस्ट्रक्शन वर्क करवा सकता है, वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होने वाले डिफरेंट डिफरेंट खर्चे वर्किंग कैपिटल की तरह उसे यूज कर सकता है, इसलिए उसे बोला जाता है जनरल फंड। बट याद रहे वो भी लायबिलिटी ही है। कहां दिखाया जाएगा? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे। जो स्पेसिफिक फंड है, जैसे कि नाम बता रहा है स्पेसिफिक, हम बोलते हैं ना टू बी वेरी स्पेसिफिक, तो स्पेसिफिक का मतलब है स्पेशलाइजेशन, स्पेशल फंड। एक ऐसा फंड जिसको बनाते टाइम उसका पर्पस मेंशन कर दिया गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बोल दिया कि ये जो फंड है ये प्राइज के लिए डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज किया जाएगा, मैंने उस फंड का नाम रख दिया प्राइज फंड। मैंने उस फंड का नाम रख दिया प्राइज फंड। मतलब ये कि अब इस फंड के पैसे को कोई और आप खर्च नहीं कर सकते, इस फंड के पैसे को आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइजेस के डिस्ट्रीब्यूशन में ही यूज करना है। तो ये बन गया आपका स्पेसिफिक फंड। कहने का मतलब यह है कि जो स्पेसिफिक फंड होते हैं वो स्पेसिफिक एरियाज के लिए या स्पेसिफिक वजहों में ही यूज हो सकते हैं। दे हैव अ स्पेसिफिक पर्पस एंड दे कैन नॉट बी यूज्ड फॉर जनरल एक्सपेंडिचर्स, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज स्पेसिफिक
फंड्स। होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब चलिए हम देखते हैं कि क्या क्या डिफरेंट केसेस आ सकते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग के ऊपर और किस तरीके के क्वेश्चंस हमसे बोर्ड पूछ सकता है। तो मैंने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिया हुआ है, वन बाय वन मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, कोशिश करें वीडियो को पॉज कर करके देखते जाएं, जो क्वेश्चंस आपको दिखाएं वो क्वेश्चंस आप नोट करें और मेरे साथ साथ आप भी ट्राई करें, तभी आपको बनेगा फंड बेस्ड अकाउंटिंग। ठीक है, चलिए ये है हमारी स्क्रीन के सामने पहला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं जल्दी से। सो क्वेश्चन बोलता है कि यू हैव 5 डिफरेंट केसेस, आपको इन सारे आइटम्स का ट्रीटमेंट बताना है इन द बुक्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मैं आपको सवाल पढ़ के बता देता हूं कि एक क्लब है, उसका 31 मार्च 2015 के ऊपर डिफरेंट एक्सपेंडिचर्स के ऊपर केसेस दिए हुए हैं और हमें बताना है कि ये सारे जो एक्सपेंडिचर्स है ये कहां पे शो किए जाएंगे और कैसे शो किए जाएंगे। तो अगर आप पहले देखें पॉइंट ए में लिखा हुआ है सिर्फ टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 12,000। पॉइंट ए में लिखा हुआ है टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 12,000। क्या आपको केस ए में कहीं से कहीं तक कोई फंड दिख रहा है? नहीं, हमें कोई फंड नहीं दिख रहा, हमें किसी फंड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपेंस है और नॉर्मली सारे के सारे एक्सपेंस आप सभी को पता है कि किसी भी एनपीओ के एक्सपेंसेस जो कि रिकरिंग नेचर के हैं वो कहां जाते हैं? वो जाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड पे। इट मींस केस ए का मतलब है कि मुझे टूर्नामेंट एक्सपेंसेस को उठाना है और इनकम एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड पे शो कर देना है। क्लियर? यहां पर आपको कोई बैलेंस शीट नहीं बनानी, यहां पे कोई फंड बेस्ड अकाउंटिंग की बात ही नहीं हो रही है। मतलब ये केस मेरे टॉपिक से लिंक नहीं करता। केस नंबर बी भी अगर मैं देखूं तो अब यहां पे एक्सपेंसेस है और रिसीट्स हैं। क्या यहां पर भी आपको फंड दिख रहा है? नहीं, मुझे कोई फंड नहीं दिख रहा। तो फिर हम क्या करेंगे? हम टूर्नामेंट एक्सपेंसेस को एक्सपेंडिचर साइड पे ले जाएंगे, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की, और इनकम साइड पे दिखा देंगे टूर्नामेंट रिसीट्स को। अगेन बिकॉज वी आर नॉट गिवन विद एनी काइंड ऑफ फंड, तो हम इन्हें नॉर्मल एक्सपेंस एंड इनकम की तरह ही शो करेंगे। तो केस ए और केस बी मैंने क्लियरली आपको बता दिया। केस सी की तरफ बात करते हैं। अब केस सी जो है यहां से शुरू होती है हमारी फंड बेस्ड अकाउंटिंग। केस सी अगर आप देखें तो आपको दिख रहा है टूर्नामेंट फंड है 50,000 का, उसके बाद बोला कि टूर्नामेंट एक्सपेंसेस है 9,000 के। अब इसका ट्रीटमेंट दिखाओ, तो कैसे दिखाओगे? तो देखो, यू हैव टू ड्रॉ एन एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। जब भी टूर्नामेंट का कभी भी किसी फंड बेस्ड अकाउंटिंग का क्वेश्चन आएगा तो आपको बैलेंस शीट पूरी नहीं बनानी होती, आपको बैलेंस शीट का एक फ्रेगमेंट बनाकर दिखाना होता है जिसे हम बोलते हैं एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, या बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट भी बोल सकते हैं। सो ये रहा बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट, मैं आपको बना के बता देता हूं। ये हमारी एसेट साइड, ठीक है, और ये है हमारी लायबिलिटी साइड। ठीक, ऐसे ही दिखती है बैलेंस शीट। ठीक है, ये रहा केस सी का सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन के सामने। तो आपको जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, केस सी की हम बात कर रहे थे, टूर्नामेंट फंड की वैल्यू दी हुई है 50,000 और टूर्नामेंट एक्सपेंस दे दिया 9,000 का। तो जैसे ही हमें टूर्नामेंट फंड मिल गया, मतलब ये है कि नॉन प्रॉफिट इस पर्टिकुलर क्लब के पास टूर्नामेंट फंड के नाम से एक स्पेसिफिक फंड बना हुआ है। सो व्हाट इज द यूज ऑफ दैट टूर्नामेंट फंड? अगर वो टूर्नामेंट फंड है तो ये कॉमन सेंस की बात है कि जितने भी टूर्नामेंट रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स होंगे, इनकम्स होगी, वो इस टूर्नामेंट फंड में जाने चाहिए, ना कि अब वो जनरल एक्सपेंसेस और इनकम्स की तरह ट्रीट किए जाएंगे। जबकि केस ए और बी में हमने उन्हें जनरल एक्सपेंसेस की तरह इनकम एक्सपेंडिचर में शो किया। तो फर्क ये है कि जब भी कोई स्पेसिफिक फंड बन जाता है तो उससे रिलेटेड इनकम और एक्सपेंसेस बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे उसी फंड में प्लस या माइनस किए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि टूर्नामेंट फंड था 50,000 का, उसमें से मैंने टूर्नामेंट एक्सपेंस माइनस कर दिया। ये शो कर रहा है कि इतना अमाउंट स्पेंड हो चुका है और अब क्लब इज हैविंग अ वैल्यू ऑफ 41,000। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू शो द सॉल्यूशन ऑफ केस सी। होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसे नोट कर लीजिएगा कि कैसे हमें बनाना होता है। एसेट साइड ब्लैंक रहेगी, मैंने आपको बताया कि एक्सट्रैक्ट है, ये बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट है, पूरी बैलेंस शीट आपको क्वेश्चन नहीं बोल रहा है बनाने के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं केस डी की। ठीक है, केस डी,
अगर आप केस डी की तरफ ध्यान दें तो केस डी अब हमें सिर्फ एक और एड ऑन आइटम बता रहा है, टूर्नामेंट फंड है, टूर्नामेंट एक्सपेंस है और टूर्नामेंट रिसीट्स दिए हुए हैं। तो टूर्नामेंट फंड एज इट इज हमने बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पे लिख दिया। मैंने आपको पहले ही बताया है कोई भी फंड हो वो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में ही जाएगा। अब हुआ क्या कि जो भी रिसीट हुआ वो टूर्नामेंट से फंड के लिए हुआ है, सो विल ऐड द रिसीट्स इनसाइड द टूर्नामेंट फंड एंड विल डिडक्ट द टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। तो जो भी प्लस माइनस होगा अब वो एक्सक्लूसिवली इसी फंड के अंदर होगा, बिकॉज ये सारे के सारे आइटम्स इसी फंड के आइटम्स हैं। इस फंड को बनाया ही इसलिए गया था कि इसमें से खर्चे किए जाए और अगर कोई रिसीट हो स्पेसिफिकली फॉर द टूर्नामेंट्स तो वो इसी फंड में ऐड किया जाएगा। तो आप अगर आप धीरे धीरे समझ पा रहे होंगे कि जो भी स्पेसिफिक फंड होता है उससे रिलेटेड इनकम और एक्सपेंडिचर्स उसी फंड में शो किए जाते हैं। जबकि कि अगर केस ए और बी की बात करें, अगर हमारे पास कोई स्पेसिफिक फंड नहीं होता तो फिर सारे के सारे एक्सपेंसेस नॉर्मल इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में पोस्ट किए जाते हैं और इनकम एक्सपेंडिचर के इनकम साइड पे पोस्ट की जाती है। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर केस डी। दिस इज द कंप्लीट प्रेजेंटेशन ऑफ केस डी के उसको कैसे आपको सॉल्व करना था। एक बार नजर मार लीजिए, एक बार देख लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं केस ई की, द लास्ट केस ऑफ दिस केस ई की अगर हम बात करते हैं तो केस ई अगर आपको दिख रहा है, सो टूर्नामेंट फंड यहां पर दिया हुआ है 28,000 का, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस हो जाते हैं 37 के और टूर्नामेंट रिसीट्स हैं सिर्फ 4,000 की। तो अगर आप सॉल्यूशन की तरफ देखें तो बैलेंस शीट में एक चेंज आ गया है। टूर्नामेंट फंड प्लस रिसीट्स का टोटल हो रहा है 32, जबकि कि हमने एक्सपेंडिचर्स कर लिए हैं 37 के। नाउ हाउ इज दिस पॉसिबल, हाउ आर वी गोइंग टू शो दिस काइंड ऑफ केस? इसको स्टार मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट केस है। तो देखिए आपने क्या हुआ है कि टूर्नामेंट जितना भी टूर्नामेंट फंड का टोटल था हमने उसमें से जितने हम एक्सपेंसेस मैनेज कर सकते थे, सो वी हैव 32, सो वी स्पेंड the complete 32 out of this value। तो अब बैलेंस शीट में फंड दिखाने लायक हमारे पास कुछ नहीं बचा ना। अब वो 5,000 का जो सरप्लस एक्सपेंडिचर हुआ उसको कहां दिखाया गया? तो आप देख सकते हैं कि नीचे मैंने बनाया हुआ है इनकम एंड एक्सपेंडिचर का भी एक एक्सट्रैक्ट और वहां पर मैंने डाला हुआ है 5,000 का वैल्यू। इससे यह पता चलता है कि अगर टूर्नामेंट एक्सपेंस ज्यादा हो जाए, फंड को एक्सीड कर दे, किसी भी स्पेसिफिक फंड के एक्सपेंसेस उसको एक्सीड कर दे, तो वो जितने भी वैल्यू से एक्सीड करते हैं वो चले जाते हैं इनकम एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड पे। सो दिस इज हाउ यू ट्रीट द स्पेसिफिक फंड्स इनटू द बुक्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये 5 केस आपको क्लियरली समझ आए होंगे और आई होप आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से काफी हेल्प मिली होगी इस टॉपिक को समझने में। चलिए आगे चलते हैं, हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम पिक करते हैं इसी चीज को और अच्छे से समझने के लिए। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं, फिर मैं आपको सॉल्यूशन एक्सप्लेन करूंगा। सो क्वेश्चन की तरफ अगर आप देखें तो हमारे पास एक इनकम एक्सपेंडिचर हमें बोला गया है कि देयर आर फ्यू ऑफ द आइटम्स व्हिच वी नीड टू शो इन द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ अ क्लब। आइटम्स अगर आप देखें तो स्पोर्ट्स फंड है, फिर स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट्स है, इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड है, उसके बाद डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड मिला हुआ है, सब्सक्रिप्शंस हैं, फिर डोनेशंस हैं, फिर स्पोर्ट्स प्राइजेस अवॉर्डेड है, स्पोर्ट्स इवेंट्स के ऊपर खर्चे हैं, जर्नल फंड है, जर्नल फंड इन्वेस्टमेंट्स हैं और इंटरेस्ट ऑन जर्नल फंड भी है। अब ये जो क्वेश्चन है यहां पर आपको 2 फंड के ऊपर बात की जा रही है। सो दे हैव गिवन यू अ स्पेसिफिक फंड दैट इज अ स्पोर्ट्स फंड एंड दे हैव आल्सो गिवन यू अ जर्नल फंड। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि कोई भी फंड अगर ऑर्गेनाइजेशन चाहे उसे सेफगार्ड करने के लिए, उसे और अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए, तो दे कैन इन्वेस्ट इट इनटू समवेयर एल्स। उसी चीज को यहां पर दिखाया गया। स्पोर्ट्स फंड को द ऑर्गेनाइजेशन हैज इन्वेस्टेड समवेयर एल्स, इसीलिए आप देख पा रहे हैं स्पोर्ट्स फंड एंड स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। सेम थिंग हैपेंड विद द जनरल फंड। जनरल फंड की भी पूरी वैल्यू को कहीं इन्वेस्ट कर दिया गया। सो व्हाई, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फंड जो है होता है वो एक लायबिलिटी होता है, वैसे ही अगर कोई फंड इन्वेस्ट हो जाए तो वो क्या बन जाता है? एसेट बन जाता है।
अब अगर आप मेरे इस सॉल्यूशन की तरफ देखें तो मैं आपको वन बाय वन आइटम्स के साथ समझाता हूं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे जनरल फंड की चीजों की। सो जनरल फंड है 20 लाख रुपए का और जनरल फंड इन्वेस्टमेंट भी है 20 लाख रुपए का। अगर वैल्यूज नहीं दिख रही है तो मैं वर्बली बोलकर भी बता रहा हूं, नोट करते जाइएगा साथ ही साथ में। जनरल फंड बिकॉज इट्स अ लायबिलिटी, इट्स अ फंड, एंड जनरल फंड इन्वेस्टमेंट्स बिकॉज इट्स अ एसेट। ये दोनों आइटम अपनी अपनी जगह पे पोस्ट कर दिए गए हैं। जबकि के स्पोर्ट्स फंड की अगर मैं बात करूं तो स्पोर्ट्स फंड को मैंने यहां पे लिखा है 10 लाख और स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट्स भी आप देख सकते हैं एसेट साइड पे लिखा हुआ है 10 लाख। इससे पहले हमने ये भी देखा था कि अगर किसी फंड को स्पेसिफिकली बनाया गया है सो वी हैव टू take out all the specific incomes and expenditures and we'll be showing all those incomes and expenses inside that fund। तो अगर आप यहां पर देख पाए तो आपको यहां पे दिख रहा है डोनेशंस 4 लाख वाले। कंफ्यूज मत होइए, दो डोनेशंस है, एक डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड है और एक जनरल डोनेशन है। अगर आप लोग एनपीओ पढ़ चुके हैं तो आपको पता होगा कि डोनेशंस भी दो तरीके के होते हैं। मैंने स्पोर्ट्स फंड में स्पोर्ट्स फंड का ही डोनेशन ऐड किया है बिकॉज इट्स अ स्पेसिफिक डोनेशन। तो स्पेसिफिक डोनेशन स्पेसिफिक फंड में ही ऐड होता है। वहीं स्पोर्ट्स फंड को जब हमने इन्वेस्ट किया तो उसने हमें इंटरेस्ट फेच किया, तो वो जो इंटरेस्ट है वो भी फंड का ही अमाउंट है। दैट इज व्हाई इट्स एडेड हियर। इस तरीके से हमारे ऑर्गेनाइजेशन के पास टोटल स्पोर्ट्स फंड की वैल्यू हो जाती है 15 लाख रुपीस। नाउ व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? अब हम देख सकते हैं कि इस 15 लाख रुपए में से ऑर्गेनाइजेशन हैज स्पेंट टू वैल्यूज ऑन स्पोर्ट्स। फर्स्ट था स्पोर्ट्स प्राइजेस अवार्ड कर दिए गए 3 लाख के और एक्सपेंस हो गए स्पोर्ट्स इवेंट्स पे 1 लाख रुपीस के। वही दोनों चीजें यहां पर लिखी गई, माइनस की गई। ध्यान से देखिए, ये बैलेंस शीट है, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट है। बार बार आपको मैं यही बात बोलूंगा कि बेटा फंड बेस्ड अकाउंटिंग का फुल लेंथ क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको पूरी बैलेंस शीट, पूरा इनकम एक्सपेंडिचर नहीं ड्रॉ करना है, आपको एक्सट्रैक्ट ड्रॉ करना है। व्हाट डू मीन बाय एक्सट्रैक्ट? एक्सट्रैक्ट इज अ पार्ट ऑफ दैट अकाउंट, एक्सट्रैक्ट इज अ पार्ट ऑफ दैट स्टेटमेंट। तो मुझे पूरी बैलेंस शीट नहीं बनानी। दैट इज व्हाई आई हैव नॉट टोटल्ड द बैलेंस शीट, आई हैव नॉट टेलीड द बैलेंस शीट। इसका बहुत ध्यान रखना वरना आप नंबर गवा बैठेंगे। आपको लगेगा मेरी तो बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही है। आपकी बैलेंस शीट टैली होगी भी नहीं क्योंकि आप पूरा क्वेश्चन नहीं बना रहे हैं। ये फुल लेंथ क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ फंड बेस्ड अकाउंटिंग के क्वेश्चंस हैं और इसके स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी कई बार बोर्ड आपसे पूछता है, इसे ना भूलें। तो यहां पर ये 11 लाख हो गया, प्लस माइनस किया तो ये 11 लाख, ये 20 लाख जनरल फंड की वैल्यू था। बाकी आपको मैंने वैल्यू समझा दी। अब अगर आप जनरल फंड से रिलेटेड आइटम्स देखें तो वो जनरल फंड में एडलेस नहीं हुए हैं, उनको डाला गया है नीचे इनकम एक्सपेंडिचर के एक्सट्रैक्ट में। इससे क्या समझ में आता है? इससे हमें यह समझ में आता है कि जनरल फंड के साथ सिंपल सा लॉजिक है। जनरल फंड में सिर्फ एक ही चीज ऐड होती है, वो है सरप्लस, और जनरल फंड में एक ही चीज लेस होती है, वो है डेफिसिट, जो कि हमारे इनकम एक्सपेंडिचर का रिजल्ट होता है। इसका मतलब है कि मैं जनरल फंड को एक बार बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पे लिखने के बाद अब टच नहीं करूंगा। अब जो भी इनकम्स और एक्सपेंडिचर्स हैं जो कि जनरल है, लाइक द जनरल सब्सक्रिप्शंस, लाइक द जनरल डोनेशंस, लाइक द इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड, ये अब ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक जनरल इनकम है, इसीलिए इन्हें हमने इनकम एक्सपेंडिचर के इनकम साइड पे शो किया है। अगर ये सारी इनकम्स भी जनरल फंड में ही चली गई और उसी के सारे एक्सपेंसेस जनरल फंड में ही माइनस हो गए तो फिर आप इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे क्या? What will be the usage of making the income expenditure account? So इससे ये प्रूफ होता है। और आज हमने जो सीखा वो ये है कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग हमें ये बताती है that whenever you have a specific fund, you have to treat the respective incomes and expenditures into that particular fund only, but when you have a general fund, जिसको जनरल फंड के नाम से बुलाया जा सकता है, कैपिटल फंड के नाम से भी बुलाया जा सकता है, बात एक ही है। इन फंड्स के इनकम्स और एक्सपेंडिचर्स को कभी भी बैलेंस शीट में शो नहीं करना। इनको बेटा आप इनकम एक्सपेंडिचर्स में, अगर वो इनकम है तो वो इनकम पे जाएगा, एक्सपेंस है तो एक्सपेंस पे जाएगा। यही मॉरल ऑफ दिस टॉपिक है कि स्पेसिफिक फंड्स
have their specific accounting, but the general fund has no specific accounting. General fund से related income expenditures को हम normal तरीके से treat करते हैं. होप आपको यहां तक ये चीज समझ में आई होगी. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आज आपको फंड बेस्ड अकाउंटिंग समझ में आ गया हो, तो आगे आने वाली वीडियोस को जरूर देखें. मैं और बहुत सारी वीडियोस लाने वाला हूं एज आई प्रॉमिस्ड. एक और वीडियो आएगी अभी 14 अक्टूबर को आपके लिए, और उसमें हम बात करेंगे सब्सक्रिप्शंस के ऊपर. तो मैं ऐसी छोटी छोटी वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूंगा. अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती है तो कॉमर्स एज के इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. हमें मोटिवेशन दीजिए कि हम ऐसा और आपके लिए कंटेंट बनाते रहें. आपके कॉमर्स को, अकाउंट्स को, इकोनॉमिक्स को, बिजनेस स्टडीज को ज्यादा से ज्यादा सिंप्लीफाई कर सके, यही हमारा मोटो है. और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारी मेन क्लासेस में, आप हमारे प्रोडक्ट में आना चाहते हैं, हमारी सर्विसेज को एक्चुअली देखना चाहते हैं, क्लासेस देखना चाहते हैं कि आपको फुल लेंथ क्लासेस मिल पाए, तो स्क्रीन पे दिए हुए डिटेल्स को पे जाएं, नंबर पे कॉल कर सकते हैं आप, www.toprankers पे जा सकते हैं और हमारे लेटेस्ट बैचेस के डेमो क्लासेस देखकर हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं. तो होप आपको पसंद आया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यहीं पर, इसी जगह, इसी टाइम पे. ठीक है, बाय बाय, टेक केयर.